अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री, और थर्मोकेमिस्ट्री में आज हमने पढ़ना है हेसेस लॉ। हेसेस लॉ पूरा नाम है ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। बेटा इस लॉ में जो बुनियादी चीज़ है वो ये कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया है कि थर्मोकेमिस्ट्री की एक लिमिटेशन है, नक्स है एक, और वो नक्स ये है कि हम तमाम रिएक्शंस की एंथैल्पी को मालूम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हमने मालूम करनी हो मीथेन की, तो मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगी इस तरह से बाय डेफिनेशन कि कार्बन और हाइड्रोजन अगर आपस में कंबाइन हो तो इन दोनों के कंबाइन होने से मीथेन प्रोड्यूस होगी। लेकिन प्रैक्टिकली बेटा ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी तो बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन की एंथैल्पी तो मालूम की जा सकती है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी के एलिमेंटल कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ ये तो मालूम हो सकता है, लेकिन ये रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऐसे रिएक्शंस के लिए हम क्या करेंगे? चलें एक और बात, मसलन एथानॉल है। एथानॉल हम सब जानते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान या फर्मेंटेशन के प्रोसेस में बनती है, लेकिन बाय डेफिनेशन एथानॉल में कार्बन होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। अब 2 मोल कार्बन, 3 मोल हाइड्रोजन और आधा मोल ऑक्सीजन मिले तो एथानॉल बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन एथानॉल इस तरह तो बनती ही नहीं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलें और एथानॉल बन जाए, और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। अब फिर उसको हम किस तरह मालूम करते हैं? बेटा उसको मालूम करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, हेस लॉ से मालूम करते हैं। हेसेस लॉ क्या है, पहले तो ये चीज़ क्लियर समझ लें। हेसेस लॉ बेटा ये है कि अगर एक रिएक्शन एक से ज़्यादा रूट्स में होता हो, एक रिएक्शन के होने के एक से ज़्यादा रूट्स हैं, मिसाल के तौर पर ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और सी प्रोडक्ट है। अब एक ये है कि ये रिएक्शन 1 स्टेप में हो गया है, और एक ये कि ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हुआ है। तो इस रिएक्शन के हम कहेंगे 2 रूट्स हैं। एक सिंगल स्टेप में भी रिएक्शन हो सकता है, 2 स्टेप्स में भी रिएक्शन हो सकता है। अब हेसेस लॉ के मुताबिक अगर ए और बी से सी नहीं बनना है, ए और बी से सी नहीं बनना है, और इनिशियल और फाइनल स्टेट्स भी सेम हैं, मसलन मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस से पानी लिक्विड शो किया है, क्योंकि लिक्विड फेज़ में पानी की इंटरनल एनर्जी और होगी और गैशियस फेज़ में पानी की इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी और होगी, ठीक है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते हुए हम फिज़िकल स्टेट्स को मेंशन करते हैं, क्योंकि बेटा डिफरेंट फिज़िकल स्टेट्स में डिफरेंट एंथैल्पीज़ होती हैं, ठीक है। चलें यही बात यहाँ पर भी आप लोग समझ लें। मिसाल के तौर पे जब पानी लिक्विड फॉर्म में बेटा बनता है तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी हम 285.7 किलो जाउल पर मोल शो करते हैं। लेकिन अगर इसी पानी को हम गैस फॉर्म में शो करें, हाइड्रोजन गैस से, हाफ मोल ऑक्सीजन गैस से, 1 मोल वाटर गैस फॉर्म में बने, तो इसकी एंथैल्पी जो है वो 241 किलो जाउल पर मोल होगी, ठीक है ना। पानी जब बर्फ़ होता है, 1 मोल पानी 18 ग्राम पानी है, वो उसका आइस क्यूब बना हुआ है। अब सादी बात उसकी इंटरनल एनर्जी और है, वही 18 ग्राम मेल्ट होके पानी बन जाता है, उसकी इंटरनल एनर्जी और होगी, ठीक है ना। बर्फ़ ज़्यादा ठंडी है, वो पानी निस्बतन कम ठंडा होगा। वही वेपर्स बन जाएं, स्टीम बन जाए, उसकी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी और होगी। तो एक ही सबस्टांस की डिफरेंट फिज़िकल स्टेट्स में डिफरेंट एंथैल्पीज़ और डिफरेंट इंटरनल एनर्जीज़ होती हैं।
इस वजह से थर्मोकेमिकल इक्वेशन में गैसेस इनकी जो फिज़िकल स्टेट्स होती हैं वो ज़रूर मेंशन की जाती हैं साथ। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है थर्मोकेमिकल इक्वेशन को लिखने का। अब अपनी बात पे आ जाते हैं कि ए और बी से सी नहीं बनना है। एक रूट में भी जिस इनिशियल और फाइनल कंडीशंस जो हैं वही हैं, स्टेट्स वही हैं, और दूसरे रूट में भी वही इनिशियल और फाइनल स्टेट वही हो, तो नेट एंथैल्पी सेम रहेगी। दिस इज़ हेसिस लॉ। इस बात को दोबारा स्टेटमेंट को समझें कि अगर एक रिएक्शन एक से ज़्यादा रूट्स में प्रोसीड कर सकता हो, तो अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए स्टेट्स दोनों रूट्स में सेम आए तो दोनों रूट्स की टोटल एंथैल्पी सेम होती है। मिसाल के तौर पर हम ऊपर वाले रूट की एंथैल्पी को डेल्टा H1 कह देते हैं और नीचे वाले रूट में दो स्टेप्स हैं, एक की एंथैल्पी को H2 और एक को H3 कह देते हैं। तो बेटा जो एक रूट की एंथैल्पी H1 है वो दूसरे रूट की एंथैल्पीज़ के सम के बराबर होगी, क्योंकि दोनों रूट्स की एंथैल्पीज़ बराबर आएंगी। ठीक होगी बात। दिस इज़ हेसिस लॉ। अब इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? मिसाल के तौर पे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल ऐड हो, इसके एक्वस सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मिलाया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो -89.08 किलो जाउल पर मोल है। इस रिएक्शन की एंथैल्पी -89.08 किलो जाउल पर मोल है। ठीक है, अब ये एक रिएक्शन है जो फ़र्ज़ करें एक अपरेटस में हुआ है कि एक अपरेटस में सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल मौजूद था और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया गया है और इससे निकलने वाली हीट को कैलकुलेट किया गया है, तो वो -89.08 आई। एक दूसरे प्रोसीजर में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना। इस रिएक्शन की एंथैल्पी आई -48.08 किलो जाउल पर मोल। चलें एग्जैक्ट लिख लेते हैं, 06 किलो जाउल पर मोल। ठीक है जी। एक तीसरे रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट और वाटर प्रोड्यूस हुआ। इस रिएक्शन की बेटा जो एंथैल्पी आई वो -41.02 किलो जाउल पर मोल आई। ठीक, अब ये 3 मैंने आपके सामने मुख्तलिफ रिएक्शंस लिखे हैं। पहले रिएक्शन को हम एंथैल्पी 1 कह लेते हैं, दूसरे रिएक्शन को एंथैल्पी 2 कह लेते हैं और तीसरे को एंथैल्पी 3 कह लेते हैं। अगर आप बेटा रिएक्शन 2 और रिएक्शन 3 को आपस में सम अप करें, अलजेब्रिक समेशन करें इन दोनों इक्वेशंस का, तो इन दोनों इक्वेशन के अलजेब्रिक समेशन से लेफ़्ट साइड पर 1 और 1 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनते हैं और 1 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ इक्वेशन 3 में लेफ़्ट साइड पर सोडियम बाइकार्बोनेट और इक्वेशन 2 में राइट साइड पे ये कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पे सोडियम कार्बोनेट है और वाटर है। अब इन दोनों की एंथैल्पीज़ का अलजेब्रिक सम करें तो इनकी एंथैल्पीज़ का जो अलजेब्रिक सम आता है वो -89.08 किलो जाउल पर मोल आता है। ये सेम इक्वेशन 1 बन गई है। अब आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से बनने के 2 रूट्स हैं। एक रूट ये हुआ
कि 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें, इकट्ठा मिला दें, तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर बन जाता है। इस रूट की एंथैल्पी -89 है, ठीक है। और दूसरा रूट ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल नहीं इस्तेमाल किए गए, बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल इस्तेमाल किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट बना है। इसकी एंथैल्पी 48.06, ये भी एक्सोथर्मी के माइनस के साथ ही है। और फिर जो प्रोडक्ट बन गई है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया है, उसमें एक और मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया गया है। यानी वहाँ डायरेक्ट 1 मोल इस्तेमाल कर देता, यहाँ पहले 1 मोल इस्तेमाल करके प्रोडक्ट ली गई है, फिर उस प्रोडक्ट के अंदर एक और मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऐड किया गया, और फिर फाइनल प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट और वाटर ही बनी है। हमने जब इन दोनों का अलजेब्रिक सम किया तो हमारे पास सेम रिजल्ट आया, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिले और कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। और इन दोनों स्टेप्स में आने वाली एंथैल्पीज़ का सम वही आया है जो एक स्टेप में रिएक्शन के नतीजे में आया था। यानी हेसिस लॉ के मुताबिक एंथैल्पी ऑफ 1 इज़ इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ 2 एंड एंथैल्पी ऑफ 3। ये भी -89.08 और ये भी -89.08 है। अब यहाँ एक और डेफिनेशन भी हेसिस लॉ की, अलजेब्रिक सम के लिए अगर मैं इसे उठा के उधर ले जाऊँ तो बेटा ये -89.08 है और ये +89.08 है, ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन आ जाती है। वो डेफिनेशन क्या आ जाती है, अगर आप इस डायग्राम को समझें तो ये डायग्राम एक साइक्लिक प्रोसेस को इंडिकेट कर रही है, एक क्लोज्ड प्रोसेस को इंडिकेट कर रही है। और इस क्लोज प्रोसेस में 3 एंथैल्पीज़ हैं, H1, 2 और 3, ठीक है। अगर मैं H1, H2 और H3 का अलजेब्रिक सम करता हूँ तो वो रिज़ल्ट आता है 0। मैंने H1, H2 और H3 का जब अलजेब्रिक सम किया है तो ये 0 आया है। यानी अलजेब्रिक सम of all enthalpies of a cyclic process is 0. Sum of all enthalpies of a cyclic process is 0. ठीक है, ये हेसिस लॉ की दूसरी डेफिनेशन आ गई। पहली डेफिनेशन क्या है कि अगर एक रिएक्शन एक से ज़्यादा रूट्स में होता है तो हर रूट की टोटल एंथैल्पी बराबर आएगी, प्रोवाइडेड कि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स जो हैं वो सेम हों। एक रूट से भी जो फाइनल स्टेट तक हम पहुँचे हैं वो भी वही हो, और दूसरे रूट से भी जब हम आ रहे हैं तो फाइनल स्टेट वही हो। तो ये हमारे पास होगा एक से ज़्यादा रूट्स में अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो एक से ज़्यादा रूट में अगर एक रिएक्शन होगा तो उन दोनों रूट्स की या तीनों रूट्स की टोटल एंथैल्पी सेम होगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक हो गया जनाब। उसकी एग्जांपल हमने देख ली है कि हमने सोडियम कार्बोनेट एक स्टेप में भी बनाया है और यही सोडियम कार्बोनेट 2 स्टेप्स में भी बना है। एक स्टेप की एंथैल्पी और इन दोनों स्टेप्स की एंथैल्पी आपस में सेम है। ठीक हो गया बात। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर हम डायग्राम पे फोकस करें तो एक रूट और दूसरे रूट को अगर हम वक्ती तौर पे ज़हन से निकाल दें तो इट बिकम्स अ साइक्लिक प्रोसेस। जिस साइक्लिक प्रोसेस की ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, अगर हम इन तमाम को अलजेब्रिकली सम करें तो लेफ़्ट साइड को जब लेफ़्ट राइट बराबर है तो इसे यहाँ पे लाएंगे तो इनका अलजेब्रिक सम 0 हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल एंथैल्पीज़ ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस इज़ 0। ठीक है, ये दोनों बेटा हेसिस लॉ की डेफिनेशंस। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पे हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, बर्निंग के दौरान बनती भी है, लेकिन इट प्रोड्यूसेस एज अ रिज़ल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन के नतीजे में बनती है। कार्बन की अगर कंप्लीट कंबस्शन हो
तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसकी एंथैल्पी जो है वो 393.7 किलो जाउल पर मोल है, 393.7 किलो जाउल पर मोल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की। बॉम्ब कैलोरीमीटर में अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, क्योंकि उसमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होती है और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। ठीक है, लेकिन बेटा याद रहे कि कार्बन की इनकम्प्लीट कंबस्शन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है और ये स्टेबल है, एयर के अंदर ये स्टेबल होती है, लेकिन इसकी एंथैल्पी को हम मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली। इसकी एंथैल्पी को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसकी एंथैल्पी को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। अब इसकी एंथैल्पी को मेजर करने के लिए हम सपोज करते हैं, क्यों नहीं मेजर किया जाए बेटा, ये इनकम्प्लीट कंबस्शन के नतीजे में बन रही है। कंप्लीट कंबस्शन, जब कैलोरीमीटर में कंप्लीट कंबस्शन होगी और कैलोरीमीटर में कंप्लीट कंबस्शन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन वी नो कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्टेबल कंपाउंड है और एयर में एग्जिस्ट करती है, बनती है। अब इसका हम कैसे मालूम करें? हम फ़र्ज़ ये करते हैं कि कार्बन, एक तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और दूसरा हम ये सपोज कर लेते हैं कि कार्बन हाफ मोल ऑक्सीजन से मिला और कार्बन मोनोऑक्साइड बना, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मज़ीद हाफ मोल ऑक्सीजन से मिला और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मालूम की जा सकती है, ठीक होगी बात, और ये होती है 283.7 किलो जाउल पर मोल, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की स्टेबल कंपाउंड है। इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन अलबत्ता मालूम की जा सकती है और वो 283 आती है। अब दोबारा बात समझें कि हमने ये चीज़ खुद सपोज कर ली है, खुद से बना ली है। इसको डायग्राम में ले आते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक रूट ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली बन गई, दिस इज़ रूट 1, और दूसरा हम सपोज करते हैं कि कार्बन की हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बना और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मज़ीद हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये दूसरा और ये तीसरा हो गया। अब ये वन प्रोसेस जो है ये भी कैलकुलेट हो सकता है 393.7, ठीक है। और ये जो तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन जिसे आप कह सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन को भी मालूम किया जा सकता है और ये 283.7 है। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हम हेसिस लॉ को अप्लाई करते हैं, H1 इज़ इक्वल टू H2 प्लस H3, ठीक है। अब H1 हमारे पास क्या है 393.7, H2 हमने मालूम करना है और H3 हमारे पास 283.7 है। इसे उस तरफ ले जाएं तो माइनस 393.7 प्लस 283.7, तो बेटा ये 110 किलो जाउल पर मोल आ जाएगी एंथैल्पी। और ये कौन सी एंथैल्पी है? दिस इज़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 110 किलो जाउल पर मोल है, जो कि इनडायरेक्टली निकाली गई है। वी हैव नो डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बाय यूजिंग हेसिस लॉ वी कैन कैलकुलेट इट ईजीली। और उसके लिए पहले हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी है, ठीक है, कि हमने एक ऐसा रिएक्शन की एग्जांपल देखी है जिस रिएक्शन में हम दोनों रूट्स को मालूम कर सकते हैं और हमने देखा दोनों रूट्स की टोटल एंथैल्पी सेम आती है। तो बेटा ये हेसिस लॉ है। हेसिस लॉ के बारे में दोबारा सुन लें। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि बेटा हम बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिनके लिए हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट आसानी से नहीं कर सकते। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो इनडायरेक्ट मेथड है क्या? वो ये है कि अगर एक रिएक्शन एक से ज़्यादा रूट्स में हो तो दोनों रूट्स की एंथैल्पीज़ जो होंगी, टोटल एंथैल्पीज़, वो एंथैल्पी चेंज वो आपस में बराबर होगी।
अगर एक में हुआ है तो उस एक की एंथैल्पी और दूसरे रूट में 2 स्टेप्स हैं या 4 हैं या 12 पर साइकिल हम पढ़ेंगे। 12 पर साइकिल हम देखेंगे कि एक स्टेप में एक रिएक्शन हो रहा है, दूसरे में कई स्टेप्स हैं, तो बहरहाल दोनों का नेट रिज़ल्ट सेम है। ठीक होगी बात। तो नेट रिज़ल्ट जो होगा वो दोनों, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट्स जो है वो सेम होंगी तो एंथैल्पीज़ भी सेम होंगी। फिर उसमें हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी कि एक रिएक्शन हम एक स्टेप में करवाएं तब भी वही एंथैल्पी, वही रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो तो तब भी नेट एंथैल्पी वही आती है। सो इट इज़ प्रूव्ड। फिर इसको हमने अप्लाई किया है कार्बन मोनोऑक्साइड पे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा एयर में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड से नहीं बन सकती। डायरेक्ट मेथड में जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन को बर्न करेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर में तो बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगी, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर में ऑक्सीजन एक्सेस में होती है। तो इसके लिए फिर हम अल्टरनेट वे यूज़ करेंगे। अल्टरनेट वे ये है कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, और दूसरा हम फ़र्ज़ करते हैं कार्बन और हाफ मोल ऑक्सीजन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर हाफ मोल से कार्बन डाइऑक्साइड बनी। यानी रिएक्शन एक स्टेप में हुआ, 2 स्टेप्स में हुआ। अब इस एक स्टेप की एंथैल्पी 393 है, इस स्टेप की एंथैल्पी नहीं पता, लेकिन ये एंथैल्पी मेजर की जा सकती है। दिस इज़ एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीडेशन या एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन 283 होती है। तो हम उसी तरह ये डायग्राम बना लेते हैं साइक्लिक के, एक में कार्बन ऑक्सीजन का 1 मोल मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, इसकी एंथैल्पी, और दूसरे में पहले हाफ मोल से हमने फ़र्ज़ किया कार्बन मोनोऑक्साइड बनी और फिर फ़र्ज़ किया मज़ीद हाफ मोल से कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इस स्टेप की एंथैल्पी और इस स्टेप की एंथैल्पी नोन है, ये अननोन है। इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट करके कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी मालूम कर ली है। इसको बेटा पढ़ें, याद करिए, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।